हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में गाइस हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट रहेंगे। तो क्वेश्चंस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में से सौर परिवारों के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम में है। तो आपको पहले बताना है बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहला कम घनत्व, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा है, थर्ड पर कौन सा एंड फोर्थ पे कौन सा। और आप सबको पता है हमारी जो अर्थ है पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घनत्व है सभी में। तो ये तो दो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएंगे, इन दोनों में देख लेते हैं। तो भाई अगर हम बात करें बृहस्पति का मंगल और बुध से कम घनत्व है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी बृहस्पति। तो पहले बृहस्पति आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर बुध आएगा और फिर हमारी पृथ्वी आएगी। ठीक है। और पृथ्वी का अगर हम बात करें, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हद से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। पीजीटी ले लो, टीजीटी ले लो या नेट ले लो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर पिंड पूछा है ना कि ग्रह पूछा है। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रह पूछता तब शायद आपका आंसर होता शनि, बट यहाँ पर पिंड पूछा है। तो पहला तो सूर्य ही सबसे बड़ा पिंड है, तो दूसरे नंबर पर कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, जुपिटर। और दूसरी बात करें, अगर यहाँ पर ग्रह होता तो सबसे बड़ा ग्रह हम आप सबको पता है बृहस्पति है, सेकंड नंबर पर शनि आता है, थर्ड नंबर पर यूरेनस आता है ना, आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से। बट यहाँ पर दूसरा बड़ा पिंड पूछा और सूर्य को भी एक पिंड की संज्ञा दी जाती है, तो राइट आंसर हमारा बृहस्पति होगा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, जीपीएस में कितने उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो जीपीएस में अगर हम बात करें गाइस, तो जीपीएस में आपके जो सैटेलाइट्स का यूज़ होता है 24। ये क्वेश्चन आपका DSSB में पूछा गया था। DSSB में पीजीटी लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जीपीएस में कितने सैटेलाइट का उपयोग होता है। तो राइट आंसर इज 24। नेक्स्ट आता है, चुंबकीय तूफान क्या है। खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी, चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं होता। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परिवर्तन, ये भी नहीं। और उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान, ये भी नहीं। जब आपके जो खगोलीय पिंड हैं, जो कि खगोलीय पिंड कौन से, जो आपकी ग्रह है, उपग्रह है, सूर्य है, इनका जो मैग्नेटिक एरिया होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उनमें जब गड़बड़ी पैदा हो जाती है तो उसे कहा जाता है चुंबकीय तूफान। तो याद रखना इसको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है। तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो एक चीज़ आप ध्यान देखो, ये है हमारी पृथ्वी और ये थोड़ा सा झुकी हुई है। अभी मैंने बिल्कुल सीधी बनाई है ना, अभी हमारी पृथ्वी थोड़ा सा 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। कितना, 23.5 डिग्री के एंगल पर हमारी पृथ्वी भाई झुकी हुई है, अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के एंगल पर। तो ये इतना झुकी हुई है और ये है हमारा सूर्य। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब पृथ्वी झुकी हुई है तो यानी ये वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा सूर्य प्राप्त करेगा ना, यानी सूर्य की किरणें ज़्यादा लगेगी ना इस वाले पार्ट पर, क्योंकि ये थोड़ा झुकाव की वजह से। और अगर ये पृथ्वी हमारी सीधी होती तो ये वाला पार्ट प्राप्त करेगा। ठीक है, अब ये वाला कर रहा है, तो इससे क्या, कहीं ना कहीं आपका जो विकिरण की मात्रा है वो प्रभावित हो रही है। विकिरण किसे कहते हैं, सौर विकिरण, सूर्य से आने प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है उसी को ही विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको ये प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो भाई आप देखो, मंगल के तो 2 हैं। ठीक है, मंगल के तो 2 हैं, फबोस और डिमोस। अरुण के तो बहुत ही ज़्यादा हैं, वरुण के भी बहुत ही ज़्यादा। बस जो शुक्र प्लैनेट है वीनस, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, तो वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। मंगल के 2 हैं, फबोस और डिमोस। अरुण और वरुण के भी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो फिलामेंट शब्द है ना, इसका यूज़ बताना है आपको। तो बताइए किस हाइपोथेसिस में इसका यूज़ हुआ था। ग्रहाणु परिकल्पना में, ज्वारीय परिकल्पना में, सुपरनोवा परिकल्पना में या अंतरा तारिकीय धूल परिकल्पना में। तो देखो, ये जो फिलामेंट वर्ड यूज़ हुआ था ना, ये ज्वारीय परिकल्पना में हुआ था। ज्वारीय परिकल्पना के अंतर्गत इस शब्द का यूज़ हुआ था। और ये जो आपकी हाइपोथेसिस दी थी वो ब्रिटिश के विद्वान थे, सर जेम्स जीन्स। क्या नाम था, मैं लिख देती हूँ, सर जेम्स और जीन्स। सर जेम्स और जीन्स महोदय ने
ये दी थी ज्वारीय परिकल्पना 1919 में, और इसी में सबसे पहले फिलामेंट शब्द का यूज़ हुआ था। तो सर जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में फिलामेंट वर्ड का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, तारों की निःसृत गैस और धूल के राशि के पिंड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर फिलामेंट, नेब्यूला, ग्रहाणु, द्वैतारक। तो जो तारों से जो भी गैसें निकलती हैं या जो भी धूल है उसका जो पिंड बन जाता है उसको कहते हैं नेब्यूला। क्या कहते हैं? नेब्यूला। तो इसको नेब्यूला को आप निहारिका वर्ड आप अच्छी तरह समझते हो, तो नेब्यूला निहारिका को ही इंग्लिश में नेब्यूला कहते हैं। ठीक है, तो निहारिका कह लो या नेब्यूला कह लो। तो तारों से निकली हुई गैस और धूल की राशि के पिंड को निहारिका कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है? तो आपको बताना कौन से आपके प्लैनेट पे वर्ष की जो लंबाई है यानी साल सबसे ज़्यादा लंबा होता है। तो भाई जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होगा उसी की लंबाई सबसे अधिक होगी, है ना। तो बुध तो भाई सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। बृहस्पति भी काफ़ी नज़दीक है, हमारी पृथ्वी का तो 365 दिन की होती है। बट यहाँ पर बात करें प्लूटो अब आपका एक ड्वार्फ प्लैनेट है, एक बोना ग्रह है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो जो प्लूटो है, जो प्लूटो है ना, प्लूटो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित था कभी जब ये प्लैनेट था। तो इसीलिए जितना ज़्यादा दूरी पर सूर्य के स्थित होगा उतना ही सूर्य के चारों ओर एक चक्कर उतने ही ज़्यादा दिनों में कंप्लीट करेगा, और इसी कहते हैं सूर्य का इसका प्लैनेट का परिक्रमण काल। तो जो प्लूटो है वो सबसे ज़्यादा दिनों में सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो इसलिए यहाँ साल की लंबाई भी सबसे अधिक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बताना है आपको, शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। तो भाई सबको पता है सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, बट सबसे गर्म नहीं है। क्वेश्चन जी यही आता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ना होने की वजह से भी सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा शुक्र। अगर आपसे गर्म पूछेगा तो हॉटेस्ट जो प्लैनेट है वो शुक्र है। बट अगर हम बात करें सबसे नज़दीक कौन है, नियरेस्ट कौन है सन के, तो वो बुध है। तो शुक्र की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा गर्म किस वजह से है भाई? CO2 गैस की वजह से। CO2 गैस एक ऐसी गैस है जो अपने अंदर टेम्परेचर को अब्जॉर्ब तो कर लेती है बट उसे बाहर निकलने नहीं देती। यानी जितना टेम्परेचर तापमान इस गैस के संपर्क में आता है वो सारा का सारा ये गैस अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो CO2 ज़्यादा है शुक्र ग्रह पर और इसी वजह से वहाँ पर आपका गर्मी भी ज़्यादा है, और बुध सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल संख्या है। तो आकाशगंगाओं की लगभग कुल संख्या बतानी है आपको खगोलविदों के अनुसार। यहाँ पर अगर हम बात करें कितनी है भाई, 100 से 200 अरब, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400। तो खगोलविदों के अनुसार जो ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं ना उनकी लगभग जो संख्या डाली गई है वह 100 से 200 अरब मानी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सौर मंडल के ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती हैं। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती हैं। सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस संघनित में बदल चुके हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि भाई कौन सा कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी में जो पीजीटी लेवल का होता है ना एग्जाम, तो यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर सौर मंडल के ग्रहों की संरचना बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है, ये बिल्कुल ठीक है। आप सभी देख सकते हो सौर मंडल में आपका पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, सब अपने अलग अलग है ना, शनि है, बृहस्पति है, सबकी संरचना अलग अलग है। कोई चट्टानों का बना है, कोई गैसों का बना है, कोई हल्का है, कोई भारी है ना, किसी का घनत्व कम है, किसी का अधिक है, किसी के सैटेलाइट है, किसी के नहीं है। तो सबकी संरचना अलग अलग है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड देखते हैं, ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। बिल्कुल करेक्ट भाई, जो ग्रह सूर्य के नज़दीक हैं वो आपके भारी है, कठोर है, सूर्य से दूर वाले गैसों से बने हैं, तो सूर्य से दूरी से संबंधित भी ये प्रतीत होती है इनकी संरचना। नेक्स्ट आता है, और सूर्य के नज़दीक वाले गर्म है, सूर्य से दूर वाले ठंडे हैं। सबसे मेजर पॉइंट जो सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे। जो सूर्य के निकट वाले ग्रह है भाई वो चट्टानों और धातुओं से बने हैं और उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। जो सूर्य के नज़दीक वाले सैटेलाइट है जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये आपके चट्टानों और धातुओं से बने हुए हैं। आप हमारी पृथ्वी को ही देख लो, और जब कभी ना कभी यहाँ पर हाई टेम्परेचर था तब ये क्रिस्टलीकृत हुए थे, तो ये कथन भी ठीक है।
है। नंबर 4, बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस संघनित में बदल चुके। देखो जो बाह्य ग्रह हैं ये कौन से हैं? बाह्य ग्रह हमारे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिसे जुपिटर, आपका सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। और ये चारों जो प्लैनेट है आपके ठोस नहीं है, गैसों से बने हैं। तो ये चौथा वाला कथन हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 कथन बिल्कुल ठीक है। तो यूपी पीजीटी में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। अब आपको बताना है ऐसे कौन से हमारी पृथ्वी की सतह पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मौसम परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन मौसम परिवर्तन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। दिन और रात तो बनते हैं बट मौसम परिवर्तन वाली चीज़ नहीं होती, यानी सीजन्स हमारे नहीं बनते पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से। जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब घूमते हैं तो उसकी वजह से आपका मौसम परिवर्तन होता है ना। 6 महीने आपकी सर्दी फिर गर्मी, जब सूर्य आपका उत्तरायण होता है यानी सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी। तो ये चीज़ प्रभावित होती है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये पॉइंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, बिल्कुल करेक्ट। जो मैंने अभी भी आपको समझाया थोड़ी सी देर पहले कि 23.5 डिग्री के एंगल पर हमारी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है और जो पार्ट सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। बाकी वाले पार्ट में आपकी गर्मी कम होती है। तो ये चीज़ भी सीजन्स को प्रभावित करते हैं। सूर्य का घूर्णन नहीं भाई, सूर्य के घूर्णन का कोई लेना देना नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच केंद्रित है? तो आपको बताना है 50% पॉपुलेशन हमारी कहाँ पर रहती है। तो यानी 50% पॉपुलेशन रहती है तो काफ़ी सघन वाला एरिया लगा सकते हो आप। तो भाई 5 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ की हम बात करें, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, 40 से 60 और 20 डिग्री साउथ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 5 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ, इस एरिया के बीच इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि यहाँ पर लोग थोड़ा कम रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सारा साल लंबवत पड़ती है और इस वजह से गर्मी ज़्यादा होती है। तो इस एरिया में इसलिए पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब ये देखिए 40 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, तो भाई यहाँ पर आपका कोल्ड वाला एरिया आ जाता है, बर्फ़ पड़ती है। तो इस एरिया में भी ज़्यादा लोग नहीं रहते। 20 डिग्री साउथ से 40 डिग्री नॉर्थ, तो यहाँ पर देखो 20 डिग्री साउथ और फिर 0 डिग्री 20 के अंदर आ गई भूमध्य रेखा और फिर 40 डिग्री नॉर्थ। बट ये भूमध्य रेखा वाला जो एरिया यहाँ पर लोग नहीं रहते, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ये ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट है, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच की बात करें ना, तो यहाँ पर कर्क रेखा के बीच, ठीक है। ये आपका कर्क रेखा से भी ऑप्शन में डाला जाता है कि भाई कर्क रेखा से 40 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री कर्क रेखा इसी के बीच में पड़ती है। तो यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि एक तो यहाँ पर प्लेन एरिया है और खेती बाड़ी भी की जा सकती है, ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, मौसम बढ़िया रहता है और मानसून वगैरह भी आ जाता है, वर्षा वगैरह भी ठीक हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन है उसका ज़्यादा बसाव देखने को मिलता है 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सौर मिशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। भारत सौर ऊर्जा में तेजी से बढ़ रहा है, ये कथन तो ठीक है भाई। हाँ, अब हम सौर ऊर्जा का काफ़ी हद तक काफ़ी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत देश के सभी हिस्सों में सौर ऊर्जा विस्तारित करने की योजना बना रहा है। ये चीज़ गलत है क्योंकि हमारे भारत देश के ना सभी हिस्सों में जो सूर्य की किरणें वो एक बराबर प्राप्त नहीं होती। जैसे भाई जम्मू कश्मीर लगा लो आप, अरुणाचल प्रदेश लगा लो, आपका ये हिमाचल प्रदेश लगा लो, ठीक है, उत्तराखंड लगा लो। तो इनके कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर सूर्य प्रॉपर सूर्य की रोशनी या सूर्य जो तेज जो चाहिए ना चमक सूर्य की वो नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका दक्षिण पश्चिम भारत है उसको, आपकी दक्षिण और पश्चिम वाला भारत, उसको अधिक धूप और सौर ऊर्जा मिलती है। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। भारत सौर ऊर्जा में तेजी से बढ़ रहा है और जो दक्षिण और पश्चिम वाले एरिया है वहाँ पर अधिक धूप भी मिलती है और सौर ऊर्जा भी मिलती है। तो इसी वजह से वहाँ पर आपकी काफ़ी मात्रा में सौर मिशन आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपको मिलान करना है दिए गए कोड का यूज़ करके। चलो ये देखते हैं, ये आपके प्लैनेट है, कुछ इनसे रिलेटेड इनकी करैक्टरिस्टिक्स है ना। हरा ग्रह, छल्लेदार ग्रह, लाल ग्रह, प्रातः, संध्या, तारा। देखो ये तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार हर बार पूछा जाता है और इसका सीधा आंसर है शुक्र प्लैनेट, ठीक है, वीनस। हरा ग्रह कौन सा भाई? अरुण, मंगल, शनि।
अरुण और वरुण दोनों हरे ग्रह के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि मीथेन गैस के बादल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। छल्लेदार ग्रह कहा जाता है शनि को, ठीक है। शनि के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं, गोल गोल रिंग्स बने हुए हैं, 7 रिंग्स बने हुए हैं शनि के चारों ओर इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए छल्लेदार ग्रह के नाम से जाना जाता है शनि प्लैनेट। लाल ग्रह जाना जाता है मंगल, और मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल पर ज्वालामुखी की जैसी लावा से रिलेटेड भी चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। और पूरे सौरमंडल का सबसे हाईएस्ट पिक जो है वो भी आपके मंगल ग्रह पर है, निक्स ओलंपिया उसका नाम है, 24 किलोमीटर हाइट है। और यहाँ पर हम बात करें मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो भाई ए का 3 देखो किस में है, ए का 3 सिर्फ आपके इसमें है ना, ए का 3 दो में है, यहाँ पे भी है। छल्लेदार ग्रह की बात करें शनि, और लाल ग्रह मंगल, लाल ग्रह भाई मंगल है, लाल ग्रह मंगल। और उसके बाद प्रातः संध्या इवनिंग, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग, यानी आपको बताना है जो 2 पूर्णमासी आती है ना हर 15 दिन में, आप सबको पता है हर 15 दिन में पूर्णिमा और अमावस्या आती रहती है। तो 2 पूर्णिमाओं के बीच का जो टाइम होता है वो कितना होता है? ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीजीटी लेवल का है, यूपी पीजीटी लेवल में पूछा गया था। तो लगभग भाई अगर हम बात करें 26.5, 27.5, 28.5, 29.5, यानी महीने में आपके लगभग देख लो 30 से 31 दिन होते हैं। और मैंने बताया हर 15 या 14 दिन बाद, हर 14 या 15 दिन बाद पहले तो अमावस्या आएगी, फिर पूर्णिमा आएगी, फिर अमावस्या आएगी, फिर पूर्णिमा, तो ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पर देखो 26.5 दिन का तो कोई तुक ही नहीं बना। फिर ये तो ये 15 दिन में यानी अमावस्या है, तो उसके अगले कितने 26 यानी सिर्फ 11 दिन बाद पूर्णिमा आ ही नहीं सकती, सिर्फ 12 दिन बाद नहीं आएगी, 13 दिन बाद नहीं। तो मैंने बोला या तो 14 दिन बाद या 15 दिन बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29.5 दिन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। जो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत था वो किसने दिया था भाई? तो जो हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट था ये सबको पता है, कोपरनिकस महोदय के द्वारा दिया गया था। इम्पोर्टेंट थ्योरी है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। जो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत था कोपरनिकस ने दिया। इसमें आपका जो सिद्धांत टोलेमी ने भी एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था वो भू केंद्रीय धारणा, भू केंद्रीय धारणा। तो जो ये कोपरनिकस का सिद्धांत था इसने कहा कि नहीं भाई, पहले यही वाला कंसेप्ट चल रहा था टोलेमी महोदय का। टोलेमी कहता था कि भाई हमारी पृथ्वी सेंटर है और सभी प्लैनेट उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जो कि रॉन्ग कंसेप्ट था। काफ़ी सदियों तक ये चलता रहा। फिर उसके बाद कोपरनिकस आया, कोपरनिकस ने कहा नहीं ये गलत है। उसने हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट दिया, और हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट यानी सूर्य केंद्रीय धारणा दी, जिसमें उसने बताया ऐसा नहीं है, सूर्य सेंटर पॉइंट है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य को सेंटर पॉइंट माना गया और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने कहा? कोपरनिकस महोदय ने कहा। बट इसके कथन को माना भी नहीं गया था, इसकी भी काफ़ी अवहेलना की गई थी उस टाइम तक। बट बाद में जब रिसर्च की गई तो चीज़ें सामने आई, तब इसको कहीं जाकर ठीक माना गया। जो टोलेमी महोदय थे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। जो टोलेमी की बात करें, अलेक्जेंड्रिया के निवासी थे और इसकी काफ़ी बुक्स थी। इसकी जो फेमस बुक है ना जो नेट लेवल पर पूछी जाती है वो है आलमागिस्ट। आलमागिस्ट बुक इसकी फेमस बुक है जो कि काफ़ी बार नेट में आई है। उसके अलावा भूगोल की रूपरेखा, एनालिमा, जोग्राफिया बुक भी इसकी काफ़ी फेमस है। टोलेमी की जोग्राफिया बुक भी वही बहुत बार पूछी गई है नेट लेवल के एग्जाम में। जोग्राफिक सिंटेक्सिस, तो इस तरीके की बुक्स थी टोलेमी महोदय की। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो सारी की सारी बुक्स रीडिंग जरूर कर लेना, क्योंकि नेट में 10 क्वेश्चंस के लगभग बन जाते हैं बुक से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके भाई, सफ़ेद डवास बहुत छोटे सितारे होते हैं। जो सफ़ेद डवास होते हैं वो बहुत छोटे सितारे होते हैं। ये कथन तो बिल्कुल ठीक है। जो छोटे छोटे सितारे होते हैं उनको हम सफ़ेद डवास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सफ़ेद डवास का जो घनत्व होता है किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। ये बिल्कुल ठीक है। ये यानी घनत्व यानी वेट इनमें बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी स्थलीय पदार्थ से इनमें बहुत ही ज़्यादा अधिक घनत्व होता है, ये भी ठीक है। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है, ये कथन भी ठीक है। जो सफ़ेद डवास होते हैं सॉलिड होते हैं और उनमें जो भारीपन उनका जो घनत्व होता है वो पानी से भी 10 लाख गुना अधिक हो सकता है। डवास एक चम्मच पदार्थ का भाग 10 क्रिस्टल हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट। डवास की जो एक चम्मच पदार्थ का जो भाग होता है ना वो 10 क्विंटल तक हो सकता है। 10 क्विंटल यानी 1 क्विंटल में आपका 100 किलो, 1 क्विंटल में 100 किलो। तो 10 क्विंटल में देख लो कितना हो गया, 10 1000 किलो।
समझ में आ गया। तो ड्वार्स के एक चम्मच पदार्थ का जो भाग होता है ना वो 1000 किलो तक का भी हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। सफ़ेद ड्वार्स एक छोटा सा टॉपिक था जो कि यहाँ इस क्वेश्चन में आपका कंप्लीट हो गया है। इस पर आंसर दोगे। सबसे छोटा दिन किस पर होता है भाई? उपयुक्त ग्रहों में से। तो यहाँ पर हम बात करें इन सभी प्लैनेट की, तो यहाँ पर देखो पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। तो सबसे छोटा दिन जो होता है वो हमारी पृथ्वी पर होता है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है जो हम जिस शेप को कहते हैं जियोड शेप, और इसी वजह से जो पृथ्वी की आकृति है ना वो ओप्लेट है। कौन सी आकृति? पृथ्वी की ओब्लेट आकृति है, और इसी वजह से जो पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास की बात करें वो ज़्यादा है 12,757 किलोमीटर, और वहीं पोलर एरिया की बात करें तो ध्रुवीय व्यास की बात करें तो वो 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ही जो पृथ्वी के है उसी पर ही सबसे छोटा दिन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट था। तो चलिए शुरू करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है हैली, गेल और विल्सन क्या है? ये आपको बताने हैं ये क्या है। ये उल्का है, धूमकेतु है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। तो बता दूं मैं आपको ये क्या है भाई? ये है आपके धूमकेतु। धूमकेतु के नाम है हैली धूमकेतु। देखो कितना फेमस था, 1976 में दिखा था। ठीक है, हैली धूमकेतु, गेल, विल्सन, इन्हें पुच्छल तारे भी कहते हैं। जो भी आपके धूमकेतु होते हैं ये जो आकाश में धूल होती है, बर्फ होती है, जो हिमानी गैस होते हैं उनके पिंड होते हैं, और सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे एरिया में रहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो धूमकेतु होते हैं वो सन से दूर रहते हैं और ठंडे और अंधेरे वाले एरिया में रहते हैं। आकाश में गैस के बने हुए, धूल के कणे और हिमानी गैसों के बने हुए ये पिंड होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से किस में 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? तो भाई 1543 में जो कंसेप्ट चल रहा था पृथ्वी केंद्रस्थ, जिसे जियोसेंट्रिक कंसेप्ट कहते हैं, इसके अनुसार पृथ्वी केंद्र है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बट इसके स्थान पर फिर आई हेलोसेंट्रिक कंसेप्ट, जो देने वाले कौन थे? एन कोपरनिक्स, यानी निकोलस कोपरनिक्स ने 1543 में सूर्य केंद्रस्थ जो ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, पोलैंड के रहने वाले थे ये निकोलस महोदय। इनके बारे में 2-4 बातें सुन लो। और ये एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे, और इनकी थ्योरी इस थ्योरी की वजह से, सूर्य केंद्रस्थ थ्योरी की वजह से इन्हें क्रांतिकारी सूत्र भी दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, और उसके बाद ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हो गए थे। और ये पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना, यानी पृथ्वी को सेंटर पॉइंट से बाहर मानने वाले ये पहले थे, कोपरनिक्स। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। हेलियोसेंट्रिज्म मॉडल इनको लागू किया था इन्होंने, तो ये इनके मॉडल का नाम था। इंग्लिश में सूर्य केंद्रस्थ को हेलोसेंट्रिक कंसेप्ट या हेलियोसेंट्रिज्म मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह? बताना है। तो भाई सबको पता है आर्यभट्ट भारत के द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 निम्न ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है, यानी आउटर प्लैनेट बताना है। शुक्र, मंगल, यूरेनस, पृथ्वी। देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चारों आपके इंटीरियर प्लैनेट है, यानी आंतरिक ग्रह है। और यूरेनस की बात करें जिसे हिंदी में बोलते हैं अरुण, जो यूरेनस है, जो अरुण है भाई, ये आपका कौन सा है? ये आपका बाह्य ग्रह है, यानी आउटर प्लैनेट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 एक नाविक के लिए निम्न में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? नाविक के लिए, यानी नाव, यानी जो यात्रा कर रहा है उसके लिए बताना है आपको। तो भाई मर्केटर प्रक्षेप, नोमोनिक प्रक्षेप, या वक्रीय या मोलविड। तो मैं आपको बता दूं जो मर्केटर प्रोजेक्शन है वो बेस्ट रहेगा एक नाविक के लिए, क्योंकि मर्केटर प्रक्षेप पर खींची गई जो रेखाएं होती है ना वो अक्षांश रेखाओं को एक निश्चित कोण पर काटती हैं। ठीक है, और इस प्रकार है ना क्या होता है, कोई भी सरल रेखा देशांतर रेखाओं को भी एक निश्चित कोण पर काटती है। अतः एक ऐसी सीधी रेखा जो मर्केटर चार्ट पर 2 एरियाज को मिलाती है नो संचालन में, इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो सीधी रेखाएं देखने को मिलती है मर्केटर प्रक्षेप में जो मर्केटर चार्ट में 2 स्थानों को मिलाती है। तो राइट आंसर रह जाएगा मर्केटर प्रक्षेप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 26 निम्न में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुतम तरंग लंबाई से बृहत्तम तरंग लंबाई का सही अनुक्रम है?
दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, पराबैंगनी रश्मियाँ, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड रश्मियाँ या रेडियो तरंग। आपको बताना है विद्युत चुम्बकीय विकिरण की लघुत्तम तरंग लंबाई से बृहत्तम तरंग लंबाई तक बताना है। तो यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ पर हम बात करें ना, तो सबसे पहले आपकी कौन सी आती है? सबसे पहले आती है अपनी पराबैंगनी किरणें, ठीक है, पराबैंगनी रश्मियाँ लिखा हुआ है। फिर आता है हमारा दृश्य प्रकाश, यानी 0.4 से 0.7 वाला पार्ट, जिसके द्वारा देखने में चीज़ें संभव हो पाई है। फिर आती है हमारी इंफ्रारेड रेडियो तरंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। सीक्वेंस पूछा गया है यहाँ पर, और कैसे पूछा गया? लघु से बड़े वाला। नेक्स्ट आता है पृथ्वी की सही आकृति क्या? हद से ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन और बार बार आता है एग्जाम में। जियोड है भाई, जियोड शेप है हमारी पृथ्वी की एक्चुअल शेप, ओप्लेट भी बोल देते हैं जिसको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, क्षुद्र ग्रह और सूर्य के जो ग्रह है, सूर्य के बीच ग्रह आपको बताने हैं। बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच, यानी क्षुद्र ग्रह देखो बृहस्पति और मंगल के बीच में आती है आपके एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है, यहाँ पर बृहस्पति और यहाँ पर मंगल, यानी आपको बताना है क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच। मान लो यहाँ पर आपका सूर्य है, तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच आपके 4 प्लैनेट आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रह जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, पुच्छल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड है जो परिक्रमा करते हैं। जो पुच्छल तारे यानी धूमकेतु, ठीक है, वही पूछा गया है। तो ये आपके चमकते हुए आकाशीय पिंड है जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? ये भी पुच्छल तारे आपके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी सौर तरंगे सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती है? तो सौर तरंगे, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर सौर तरंगों के बारे में पूछा गया। दूसरी बात, सुदूर संवेदन द्वारा वो प्रयुक्त की जाती है, तो हमारा आंसर रहेगा नंबर 1, तापीय अवरक्त जो तरंगे होती हैं, ठीक है। तापीय अवरक्त जो तरंगे होती हैं, ये एक ऐसी वायुमंडलीय खिड़की आप कह सकते हो, एक ऐसा वेडिकॉन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं जिसमें आपके पिक्चर्स और जिसके फिल्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। और पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो 0.3 UM से कम तरंग दैर्घ्य के विकिरण का पार्ट होती है। और गामा वाली तो भाई होती ही भयंकर हैं, गामा की बात करें तो हम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, सौर परिवार का विशालतम ग्रह बताना है आपको। तो हमारे सौर परिवार का अगर सबसे विशालतम ग्रह की बात करें, सबसे बड़े ग्रह की बात करें, तो वो है बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, दृष्टिगोचर तरंग दैर्घ्य की परास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कितनी होती है? देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 0.4 से। मैंने अभी आपको बताया 0.4 से 0.7 वाला जो पार्ट होता है वो दृश्य प्रकाश, ठीक है, देखने वाला पार्ट जो वस्तुओं को देखने में मदद करता है, माइक्रोमीटर वाला, ठीक है। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 0.4 से 0.7। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा EMR स्पेक्ट्रमी बैंड का सही क्रम आरोही क्रम में है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा आपको बताना है, बिल्कुल सही क्रम में है। और ये क्वेश्चन भी भाई बार बार PGT और नेट लेवल में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पराबैंगनी, और पराबैंगनी के बाद कलर शुरू होते हैं। पहले तो ये बात ये ध्यान रखोगे, लास्ट में पराबैंगनी नहीं आता, पराबैंगनी आता है पहले, पराबैंगनी किरणें शुरू होती है, फिर उसके बाद आपके क्या कलर्स होने शुरू हो जाते हैं, नीला, हरा और लाल। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस रंग समूह को प्राथमिक रंग कहा जाता है? ये प्राथमिक रंग वाला क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो प्राथमिक रंग बताना है आपको, किसे कहा जाता है? नीला, हरा, लाल, ठीक है, यही है हमारे प्राथमिक रंग। और इन्हीं तीनों रंगों से मिलकर बाकी सभी रंगों का निर्माण हुआ है, बाकी सभी रंग बने हैं। तो राइट आंसर रहेगा नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, आकाश का रंग जो नीला होता है क्यों होता है भाई? ये बात तो मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस की है भाई। आकाश में जो नीला रंग है वो क्यों होता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो धूल कणों के द्वारा होता है। जो हमारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आकाश में क्या करते हैं, जो लाइट्स होते हैं उसको बिखरा देते हैं, छितरा देते हैं, ठीक है। तो धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। और प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का बैंड होता है एक तरीके से। और प्रकाश किरणों, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जो धूल कण होते हैं, जलवाष्प होते हैं, उन्हें विभिन्न चीज़ों से गुजरना पड़ता है प्रकाश की किरणों को। और इस प्रक्रिया में आपका जो आंतरिक परावर्तन होता है, फलस्वरूप नीले रंग का भी प्रकीर्णन होता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 36, सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक
आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो सौर मंडल के किस पिंड से मिलती है पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रह, उपग्रह, उल्काएं और पुच्छल तारा, तो यहाँ पर जो उल्काएं होती हैं इनसे हमें पृथ्वी के आंतरिक पार्ट की जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उल्काएं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य की सतह का तापमान लगभग है कितने डिग्री सेल्सियस है भाई सूर्य की सतह का टेम्परेचर? ये अगर मैं आपको बात करूँ ना, नियर अबाउट 6000 डिग्री है, ठीक है। और ये 6000 डिग्री केल्विन में माना जाता है, यानी 6000 डिग्री केल्विन है फिर सूर्य की सतह का टेम्परेचर। वहीं अगर हम बात करें जो सूर्य की सतह है बिल्कुल एग्जैक्ट टेम्परेचर की बात करें तो 5700 डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस में 5700 डिग्री सेल्सियस है, तो नियर अबाउट हमारे पास 5000 है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बतानी है। तो इस तरीके से आपको देखो यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो कितना है भाई? 149,600 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, सूर्य की कक्षा की अगर हम बात करें वो एक वर्त ना होकर अंडाकार है और इसी दीर्घ अंडाकार पर, लंबे अंडाकार पर ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सभी। पृथ्वी जिस कक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी भी वो भी आपका दीर्घवृत्तीय है, यानी एक लंबा सर्कल बनाती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, भूगर्भीय समय पैमाने पर मध्यजीवी युग में निम्न कालों में से कौन नहीं है? तो भूगर्भीय समय पर पैमाने की अगर हम बात करें तो मध्यजीवी में बात करें, देखो मध्यजीवी में आपके ट्राइएशिक भी आता है। अगर मध्यजीवी काल की बात करें तो वहाँ पर ट्राइएशिक भी आता है, जुरेशिक भी आता है और चाक में भी आता है, बट कार्बनीकरण ये आपका मध्यजीवी का पार्ट नहीं है, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग ये आपका मध्यजीवी युग में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, अंतर तारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। जो अंतर तारकीय धूल परिकल्पना है उसको किसने दिया था भाई? तो उसको देने वाले थे ओटो शिमर्ड। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 1949 में इन्होंने इस धूल परिकल्पना को दिया था। 1949 में ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ग्रहों की परिकल्पना और जो मानी कि भाई जो भी प्लैनेट बने हैं वो आपके गैसों से बने हैं और धूल कणों से बने हैं, इन्होंने ये कहा था अपनी थ्योरी के अंदर। और इन्होंने ये भी माना कि जो ब्रह्मांड में आदिकाल से जो भी गैसें हैं, जो धूलकण हैं, जो फैले हुए हैं, उनकी उत्पत्ति उल्काओं से हुई है और तारों से हुई है, ठीक है। तो ओटो शिमिट ने दी थी ये अंतर तारकीय धूल परिकल्पना, 1949 में दी थी। और इसमें यही माना था कि भाई जितने भी प्लैनेट बने हैं वो गैसों से बने हैं और धूल कणों से बने हैं। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसने कहा कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है? तो ये जेम्स हटन ने कहा था और इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। जेम्स हटन का कथन है ये। इन्होंने एक थ्योरी दी थी एक रूपतावाद का सिद्धांत 1785 में। 1785 में एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने कहा था कि हमारे भूगर्भ में यानी जितनी भी चट्टानें बनी है, जितना भी कुछ बना, ये सब कुछ इतिहास में प्रत्येक काल में धीरे धीरे बनते आए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम चीज़ें बन गई है, काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़ें बनती आ रही थी, ठीक है। तो ये इनका फेमस थ्योरी थी एक रूपतावाद का सिद्धांत, जो कि नेट में भी और पीजीटी में भी पूछी जाती है। 1785 में ये थ्योरी दी थी और वर्तमान भूत की कुंजी है ये भी कहा था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, नेब्यूलार चक्रिका प्रतिमान में सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या क्या है? तो नेब्यूलार चक्रिका प्रतिमान में बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी अनसुलझी यानी सबसे बड़ा रहस्य जो कि नहीं समझ में आया वो था ग्रहाणु परिकल्पना। तो राइट आंसर रहेगा ग्रहाणु प्रतिमान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43, ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी? ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी थी भाई? तो ग्रहाणु परिकल्पना देने वाले थे हमारे थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन महोदय ने दी थी ग्रहाणु परिकल्पना, जो कि पीजीटी लेवल पर बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। चैम्बरलिन महोदय ने 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी ये परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो 1905 में दी थी ये परिकल्पना, ठीक है। निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन का विचार था, निहारिका के जो चैम्बरलिन थे वो उनका कहना था कि भाई जो पृथ्वी की रचना है केवल उसी निहारिका से नहीं हुई जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य से बना, बल्कि दो बड़े बड़े तारों के सहयोग से मिलकर बनी है पृथ्वी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, नेब्यूलार परिकल्पना के किस प्रतिमान में सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय वेग वितरण की मुख्य समस्या है?
देखो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना। तो अगर हम बात करें तो जो प्रमुख समस्या है वो है लाप्लाशियन का प्रतिमान। ठीक है, फ्रांसीसी विद्वान थे लाप्लास, उन्होंने अपना मत दिया था 1796 में लाप्लास महोदय ने। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक भी दी थी एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, और इसमें उन्होंने कांट के अशुद्धियों को दूर करते हुए लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना में कुछ हाइपोथेसिस दी। विशाल तप्त निहारिका थी, यह निहारिका पहले से ही गतिशील थी, यह निरंतर शीतल होकर सिकुड़ती चली गई। ठीक है, तो ये सब कुछ माना था किसने, लाप्लास महोदय ने दिया था, कांट के अशुद्धियों को दूर करते हुए। ब्रह्मांड में पहले एक निहारिका थी और फिर निहारिका गतिशील थी, फिर वो धीरे धीरे सिकुड़ती हो चली गई। तो ये नेब्युलार को मैंने बताया था आपको, इंग्लिश में नेब्युला निहारिका को ही बोलते हैं, तो निहारिका परिकल्पना से रिलेटेड था ये। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। तो इसमें प्रमुख समस्या क्या थी, लाप्ला महोदय का प्रतिमान। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसने 1755 में नेब्युलार परिकल्पना विकसित की थी किसने। तो भाई ये करने वाले थे इम्यूलियन कांट महोदय ने दी थी, मैंने अभी आपको बताया कांट महोदय ने दी थी नेबुलिया परिकल्पना, जिसमें लाप्लास महोदय ने कुछ सुधार किए थे 1755 में। ठीक है, 1755 में दी थी, इन्होंने लिखा हुआ भी है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में थी कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। कांट महोदय ने बताया था कि वायुव्य राशि परिकल्पना न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर रिलेटेड थी इनकी, कि पृथ्वी की उत्पत्ति आपके केंद्र अपसारी बल द्वारा जब निहारिका है उससे अलग हुए ना जो भी पदार्थ, उन पर एक गांठ के रूप में जमकर धीरे धीरे ठोस होती चली गई। ठीक है, और जो पार्ट अवशिष्ट रह गया वो आपका सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया, जो पार्ट बच गया वो सूर्य के रूप में परिवर्तित होता चला गया। तो इस प्रकार ये आपकी निहारिका परिकल्पना दी गई थी कांट महोदय ने 1755 ईस्वी में। तो ये थे आपके आज के वीडियो के हमारे क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो। कुछ दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर कोई अच्छी तैयारी करना चाहता है पीजीटी लेवल की, नेट लेवल की या आरपीएससी एग्जाम की, तो अचीवर्स अकेडमी ऐप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपका पेड कोर्स अवेलेबल है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।